आउट ऑफ स्टेटस HUF अराइज होता है। चलो, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी, पार्टनरशिप इज बेस्ड आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ओरल होगा तो जैसे भी करो, रिटर्न होगा तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें यहां पे लॉ में बताई गई है कि ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ये एक सैंपल लिस्ट है, मैंडेटरी नहीं कि यही सारी चीजें रखनी है, इसके अलावा दूसरी चीजें भी रख सकते हो, इसमें से भी कोई चीजें हटा सकते हो, राइट। बहुत सिंपल सी बातें यहां पे लिखी हुई है। वैसे तो पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, रिटर्न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। पर अगर आपके पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, अगर आपके पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो मैंडेटरी आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? पक्का? अगर आपके पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है तो पार्टनरशिप डीड मत बनाओ, चल जाएगा, ओरल एग्रीमेंट बना लेना, राइट। पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही पड़ेगी, नो चॉइस। पक्का? श्योर? पार्टनरशिप डीड में कंटेन, सर क्या बोला है, में, यानी कि ऑप्शनल, ये सारी चीजें आनी चाहिए पार्टनरशिप में। लास्ट में क्या बोला है, आपको चाहिए तो आप इसमें से कोई भी चीज ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द फर्म। आपके फर्म के रिक्वायरमेंट, फर्म के नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें से ऐड कर दो या डिलीट कर दो, ठीक है। एकदम बेसिक चीजें बोली इन्होंने। आप पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले फर्म का नाम बताओ, सारे पार्टनर का नाम बताओ, फर्म का मेन प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ एंड फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस बताओ। फिर फर्म कब से चालू हुआ ये बताओ एंड फर्म को कितना टाइम हो गया चालू होके ये बताओ, राइट। हो सकता है जब हमने चालू किया हो तब हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बाद में हम डीड बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए आपको ड्यूरेशन बताना पड़ेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट बताना पड़ेगा कि हमने लेट्स से 1 अप्रैल 2014 को फर्म चालू किया था, आज इज 26 जून 2024, आज हम पार्टनरशिप डीड बता रहे हैं। हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट बताना पड़ेगा एंड डेट ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताना पड़ेगा, राइट। सारे पार्टनर्स का कैपिटल बताना पड़ेगा, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड सारे पार्टनर का PSR बताना पड़ेगा। याद करो अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड में PSR बताया हुआ है तो वो फॉलो करना, अदरवाइज इक्वल फॉलो करना। सो आपको यहाँ पे PSR बताना पड़ेगा। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्या प्रोविजन है बताना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन बताना पड़ेगा। बिकॉज याद करो आपने अकाउंट से पढ़ा है कि अगर कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ लिखा है तो यहाँ के अकॉर्डिंग, अदरवाइज 6%। पक्का? प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे उसका प्रोविजन आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको साथ में ये बात भी लिखनी पड़ेगी कि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। एंड पार्टनर को अगर एक्सपेल करना है, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकालना है, अगर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। बिकॉज हर पार्टनर का राइट होता है, आगे जाकर हम यूनिट 2 में देखेंगे, आज ही देखेंगे, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, कि आप किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से नहीं निकाल सकते अनलेस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, पक्का? सो अगर किसी पार्टनर को निकालना है उसका प्रोविजन यहां पे मेंशन होना चाहिए। अगर यहां पर नहीं है तो आप किसी भी पार्टनर को नहीं निकाल सकते। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? संडे को आपका टेस्ट है, राइट? जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आई डोंट वांट टू सी सिमिलर मार्क्स इन टेस्ट जैसा आपके प्रीवियस टेस्ट में है। क्लास में लास्ट टेस्ट में कितने लोगों का आया था, कितने लोग पास हुए थे? अराउंड आई गेस 8 या 9 लोग।
रीटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल टेस्ट तो जाने दो। रीटेस्ट ऑफ द सेम टॉपिक, इजीएस्ट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आप 8 से 9 लोग पास हो रहे हो पूरे इस क्लास में, और फिर भी आपको लिख रहा है लिखे बिना, प्रैक्टिस करे बिना हो जाएगा। सिर्फ 16 पीपल हैव पास्ड, और इतने लोगों ने तो नीचे एग्जाम ही नहीं दिया, एब्सेंट। किसने किसने टेस्ट नहीं दिया था पिछला? गुलिन इस टेस्ट में सबसे पहले आके बैठेगा। ये लेट आया ना तो तुरंत मेरे को ब्रेक होते ही मेरे को मैसेज करना कि ये लेट आया था टेस्ट में, ठीक है? करण, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसका मतलब इसका भी अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया, है ना? ठीक है, सब अपने अपने पड़ोसी को देख लो कौन बैठा आपके बगल में, है ना? तो जो आपके बगल में बैठा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो टेस्ट देने नहीं आया तो टेस्ट से निकलते ही सबसे पहले मेरे को मैसेज करना कि सर ये टेस्ट देने नहीं आया, ठीक है? संडे का टेस्ट हर कोई अपेयर करेगा। सर मेरा 2 चैप्टर पढ़ के नहीं हुआ, 5 में से जज करो अपने आप को, कम मार्क्स लाओ, चलेगा। संडे का टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा। यूनिट 1 टू यूनिट 8 8 इस बुक के हिसाब से यूनिट 1 से लेके 8 टिल स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोविजन पूरा पढ़ना है। मॉड्यूल के हिसाब से मैंने मार्क क्वाइट, इधर देखो, इधर देखो, मॉड्यूल के हिसाब से यूनिट 1 2 3 4 5 6 बस ठीक। हमारे बुक के हिसाब से यूनिट 1 से यूनिट 8 क्या? नहीं, वो नहीं आएगा। ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका टेस्ट नहीं है, सिर्फ पार्ट 1 का है। ठीक है, क्वेश्चंस? हाँ, तो उसमें नहीं है इसके क्वेश्चन, उसमें कहाँ आपको दिखा इसके क्वेश्चन? गारंटी क्वेश्चन में से गारंटी और इंडेमनिटी का कहाँ उसमें क्वेश्चन है? उसमें तो नहीं डाले हुए। हाँ, तो मुझे मालूम है, और उसमें इसके क्वेश्चन नहीं है। चलो, इन 13 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन इंडेमनिटी गारंटी का नहीं है। आप लोगों ने देखा भी है क्वेश्चन खोल के, तो किधर तुम्हें इंडेमनिटी गारंटी दिखा उसमें? हाँ हाँ, क्या आएगा तब पता चलेगा।
उसमें सब टाइप के क्वेश्चन कवर्ड है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसी में से आएगा। कब बोला? ये क्वेश्चन बैंक दिया है ना तुमको, देखो। चलो आगे चलें। चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। लैंड, बिल्डिंग। लेट्स से हम 4 जन ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। हमने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप में फ्लैट्स को सेल करेंगे। हम फ्लैट्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। यस चलो, सो अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म है, उसका रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। आप चाहो तो रजिस्टर करा लो, चाहो तो मत कराओ। तो अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले, द पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। फर्म बोलूं या अदर पार्टनर्स बोलूं, बात तो एक ही है ना। तो सर यहां दोनों वर्ड क्यों लिखा हुआ है? फर्म मतलब मुझे बाकी सारे पार्टनर के ऊपर केस फाइल करना है, और अदर पार्टनर्स मतलब मुझे बाकी में से किसी एक के ऊपर केस फाइल करना है। राइट? सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा नॉन रजिस्ट्रेशन का? कि अगर बाकी एक पार्टनर बाकी सबके साथ गलत कर रहा है। कहां गए हमारे? कौन कौन पार्टनर थे? ये है ना, ये केवीआरएम में ये जो करण है, ये बाकी पार्टनर्स के साथ चीटिंग कर रहा है। राइट? इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो। सेकेंड डिसएडवांटेज, आप किसी एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, आप क्लेम को सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लेम सेट ऑफ क्या होता है अभी बताऊंगा। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है फर्म के नॉन रजिस्ट्रेशन का? सर पार्टनर्स दूसरे पार्टनर के ऊपर या फर्म के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। सेकंड, पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। एंड थर्ड, पार्टनर सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, अब कुछ राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि सबसे पहला, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है। यानी कि ये जो केवीआरएम है, केवीआरएम ने मिस्टर एक्स के साथ डील किया। इस डील के अकॉर्डिंग केवीआरएम को मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपीस देने, एंड किसी चीज के इनको इनसे 6 लाख रुपीस लेने भी है। अब ना तो केवीआरएम एक्स को 10 लाख रुपीस दे रहा, ना एक्स केवीआरएम को 6 लाख रुपीस दे रहा। सो केवीआरएम एक्स के ऊपर 6 लाख रुपीस के रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। केवीआरएम एक्स के ऊपर 6 लाख रुपीस के रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। बट मिस्टर एक्स केवीआरएम के ऊपर 10 लाख के रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकते हैं। राइट? तो जब लेट्स से एक्स ने केवीआरएम के ऊपर 10 लाख के रिकवरी के लिए केस फाइल कर दिया, केवीआरएम को पूरा 10 लाख रुपीस देना पड़ेगा। वो इसमें से 6 लाख रुपीस सेट ऑफ नहीं कर सकते। 6 लाख रुपीस सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ में आया ये बात? पक्का? आइडियली क्या होना चाहिए था? हमें तुम्हें 10 लाख रुपए पे करने हैं, तुमसे 6 लाख रुपए लेने, हम तुम्हें 4 लाख रुपए दे देते। आप ये सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पूरा 10 लाख पे करना पड़ेगा। सब बचे हुए 6 लाख फिर एक्स का मन होगा तो देगा, नहीं देगा तो तुम उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि फर्म कैन नॉट टेक एक्शन ऑन थर्ड पर्सन, बट थर्ड पर्सन कैन टेक एक्शन ऑन द फर्म। एक्शन के ऊपर जजमेंट आया, उसमें फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। समझ में आया ये बात? पक्का? चलिए बुक में आएंगे, ये तीनों पॉइंट क्विकली गो थ्रू करेंगे, बट ध्यान रखना 100 रुपीज तक का सेट ऑफ अलाउड है। अब 10 लाख में 100 रुपए सेट ऑफ कर लो। चलो
9,99,900 रुपीज पे कर सकते हैं। 100 रुपये सेट ऑफ कर लो। चलो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्विकली, तीनों पॉइंट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्विकली रीड करेंगे तीनों पॉइंट। कितना बजे तक है लॉ का लेक्चर? बस 4। चलो डन। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है कि आप किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। आप थर्ड पार्टी के साथ क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकते। कुछ राइट्स अफेक्ट नहीं होते, जैसे कि थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है इवन दो फर्म नॉन रजिस्टर्ड है। सेकेंड, द पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द 3 थिंग्स, नेमली इन 3 चीज के लिए अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स केस फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या बोला, अनरजिस्टर्ड पार्टनर के फर्म के पार्टनर्स केस फाइल नहीं कर सकते। आप डिसॉल्यूशन के लिए केस फाइल कर सकते हो। आगे जाके हम देखेंगे डिसॉल्यूशन में कई बार हम खुद से डिसॉल्व कर लेते हैं फर्म को और कई बार कोर्ट की हेल्प लेते हैं। आप डिसॉल्व फर्म के अकाउंट्स चेक करने के लिए केस फाइल कर सकते हो। एंड आप डिसॉल्व फर्म की प्रॉपर्टी के रियलाइजेशन के लिए केस फाइल कर सकते हो। लेट्स से यहां पे केवीआरएम ने मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी बेची होती और उस प्रॉपर्टी के 6 लाख रुपए लेने होते, और अगर मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी के 6 लाख रुपए ना दे तो केवीआरएम मिस्टर एक्स के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। पर अगर ये डिसॉल्यूशन का टाइम होता और डिसॉल्यूशन के टाइम पे एसेट्स बेच रहे होते, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, फिर एसेट्स को बेचते हैं, राइट। तो हमने केवीआरएम ने डिसॉल्यूशन के टाइम मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी बेची और वो बेच के 6 लाख रुपीस आने थे। अब अगर डिसॉल्यूशन के टाइम पे ये पैसे नहीं आए तो केवीआरएम मिस्टर एक्स के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। नॉर्मली नहीं ले सकता, डिसॉल्यूशन के टाइम पे ले सकता है। पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? चल सकते हैं आगे। चलो, फिर ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑब्वियसली एक्शन ले सकते हैं। एंड कोई अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, कोर्ट उसके बिहाफ में एक पर्सन असाइन करता है जो उसके सारे एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। सो ऑब्वियसली अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है तो उसको, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बिहाफ में जो असाइनी है वो उसके प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्लियर है? भले अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड फर्म होता तो ऑब्वियसली वो बेचता है ना, तो अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में भी उस पर्सन की प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। ये बात नहीं भी लिखता, वैसे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंसॉल्वेंसी का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है। एबीसी का रजिस्टर्ड फर्म है और ए ने फर्म को लोन दिया और उसके लिए फिर ए केस कर सकता है। एबीसी का एक अनरजिस्टर्ड फर्म है और ए ने फर्म को लोन दिया, हाँ, नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, ना ही फर्म के केस कर सकते। है तो पार्टनर ही ना, मतलब उसके घर वालों ने किया रहेगा तो चलता है। उसके घर वालों ने लोन दिया, थर्ड पार्टी कैन टेक एक्शन। यस,
क्लियर है? सो आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्म को रजिस्टर कराओ या मत कराओ, राइट? तो अब सुनो, आपने डिसाइड किया कि आपको फर्म रजिस्टर कराना है तो टाइम पे करा लो। टाइम कब? जब आपने फर्म बनाया। पर आपने अगर डिसाइड किया कि आपको फर्म रजिस्टर नहीं कराना, मत करो। एक बार आपने जब फर्म बनाया, आपने फर्म को रजिस्टर नहीं करा, बाद में आप सोचते हो कि आपको फर्म रजिस्टर करना है, लेट्स से 10 साल बाद। आज फर्म बनाया 2024 में, 2034 में तुम्हें लगता है कि फर्म रजिस्टर कराना चाहिए, आप करा सकते हो रजिस्टर, पर उसके लिए एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, राइट? पूरे ₹100 पर ईयर, राइट? सो फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ओनली 100, राइट? सो अगर आप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो, जब फर्म बनाए तभी करा लो, या फिर बाद में भी करा सकते हो। अगर बाद में कराते हो तो पेनल्टी लगेगी कितनी? ₹100 पर ईयर। क्लियर है? पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर? सो जब भी आपको फर्म रजिस्टर करवाना हो तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक अथॉरिटी होती है जिसे हम ROF बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। बड़ा सिंपल प्रोसेस है फर्म रजिस्टर कराने का। 5 स्टेप में फर्म रजिस्टर होता है। ध्यान सुनना मेरी बात, इधर देखो, इधर 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 फोकस। फर्म को रजिस्टर करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, 5 स्टेप का। सबसे पहला ROF के पास जाओ, उनसे एक फॉर्म खरीद के लाओ। उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स फिल करो, फिर उसके ऊपर साइन करो। साइन कौन करेगा? पार्टनर्स। फॉर्म खरीद के लाओ, स्टेप 1। स्टेप 2 उसमें डिटेल्स फिल करो। स्टेप 3 उसमें साइन करो। स्टेप 4 ROF के पास जाके ये साइन किया हुआ फॉर्म अलोंग विद द फीस जमा करो। स्टेप 5 आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस। सर हम जो डिटेल्स भर रहे हैं इसमें क्या भरना पड़ेगा? 3 बातें। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनरशिप बहुत इजी लॉ है। अगर मेरी बातें सुनोगे, फोकस करोगे, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। अदरवाइज बातें करते रहोगे, घर जाके इतने सिंपल लॉ के पीछे भी टाइम देना पड़ेगा। ऑलरेडी टाइम कम पड़ रहा है ना पढ़ने के लिए, राइट? तो इसमें भी टाइम लगाओगे तो फिर कैसे होगा? मैंने क्या बोला? एक फॉर्म खरीद के लाना है, उसको भरना है, फिजिकल फॉर्म। इसका ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आया अभी तक। फिजिकल फॉर्म क्या हो गया? फिजिकल फॉर्म भर के लाना है। उसमें आपको 3 डिटेल्स पार्टनर्स के बारे में भरनी है और 3 डिटेल्स फर्म के बारे में भरनी है। पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, राइट? पार्टनर का स्टार्टिंग डेट इन द फर्म, फर्म का स्टार्टिंग डेट। बस फिर से बोलता हूं, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का स्टार्टिंग डेट इन द फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का स्टार्टिंग डेट। यानी तीनों सेम ना? 3 बातें पार्टनर की, वही 3 बातें फर्म की। पक्का? सो ये 6 चीजें भर के आप इस फॉर्म को क्या करोगे? साइन कर दोगे। साइन करके ROF के पास जमा कर दोगे। ROF आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब लॉजिकली बताओ किस डेट से माना जाना चाहिए कि फर्म रजिस्टर हो गया? जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा। यही लॉजिकल आंसर है। आगे जाके हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे यही आंसर होगा। हम LLP पढ़ेंगे, वहां पे भी यही आंसर होगा। पर पार्टनरशिप में थोड़ा ट्विस्ट है। पार्टनरशिप में सर्टिफिकेट मिलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मतलब अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है ना, श्योर है कि फर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया उसी दिन को हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। हमारा फॉर्म किस दिन रजिस्टर हो गया? जिस दिन हमने फॉर्म सबमिट किया, राइट? तो यहाँ बट कंपनीज और LLP में ऐसा नहीं होता है। सो कंपनी और LLP कब रजिस्टर होती है? जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट पे जो डेट रहती है, राइट? बट फॉर्म कब रजिस्टर होता है? जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करते हो। क्लियर है? जितनी बातें मैंने बोली इसमें कोई कंफ्यूजन? श्योर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? आपको 3 बातें फर्म के बारे में बतानी है, 3 बातें पार्टनर के बारे में बतानी है। नेम, एड्रेस और स्टार्ट डेट। राइट? नेम, एड्रेस और स्टार्ट डेट।
क्या? नहीं, वो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो आपके डीड में है। चलो फिर क्विकली एक बार ये पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का प्रोसेस क्विकली एक बार रीड कर लो, और इसको यहीं पे रीड करके यहीं पे फिनिश कर दो। चलो डन। चलिए, पार्टनरशिप वर्सेस अदर एंटिटीज, ये एक कंपैरिजन का टेबल दिया है मैंने। कई बार पेपर इजी होने पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चांसेस तो ना के बराबर है, बट अगर किस्मत बहुत अच्छी रही, जनवरी अटेम्प्ट में तो भूल जाओ ये क्वेश्चन, सितंबर वालों से शायद पूछ सकते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में तो कोई चांस ही नहीं, सॉरी, जनवरी अटेम्प्ट में इस तरह के क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है। जनवरी अटेम्प्ट का पेपर मैं अभी से बोलता हूं वुड बी टफ, राइट। ये बात मार्क करके रखना और एग्जाम के बाद मुझे मैसेज करना। आई विल प्रे दो कि इजी आए, मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझसे खुश कोई नहीं होगा, बट चांसेस बहुत कम है। चलो, मैं चांसेस कम क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बीच में सितंबर अटेम्प्ट है तो शायद इजी हो, वरना तो श्योर था दिसंबर अटेम्प्ट जो होता है वो टफ रहता है। दिसंबर का पेपर हमेशा टफ आता है, जून का पेपर इजी आता था कंपैरेटिवली। तो जून में 2 एग्जाम, दिसंबर तक क्यों वेट कर रहे हो, क्यों एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो? दिसंबर क्वाइट, सो एज यूजुअल दिसंबर 23 का पेपर टफ था, जून 24 का बहुत इजी था। चलिए, सो पार्टनरशिप और एचयूएफ में डिफरेंस, किस्मत अच्छी रही तो आ सकता है। डिफरेंस में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप आउट ऑफ अग्रीमेंट अराइज होता है, एचयूएफ आउट ऑफ स्टेटस अराइज होता है। पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है और एचयूएफ को हिंदू लॉ। पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट, पार्टनरशिप एक्ट तो कुछ बोलता ही नहीं है, साइलेंट है। कंपनीज एक्ट ने 100 बोला है, और एचयूएफ में देयर इज नो लिमिट।
नया मेंबर ऐड करने के लिए पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बिना ऐड नहीं कर सकते। और एचयूएफ में कोई भी पर्सन जो उस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो बाय बर्थ ही मेंबर बन जाएगा, राइट। हर पार्टनर की अथॉरिटी है क्वाइट, हर पार्टनर की अथॉरिटी कि वो अपने एक्टिविटीज से पार्टनरशिप फर्म को लाइबल बना सकता है। एचयूएफ में सिर्फ कर्ता के पास ये अथॉरिटी है। लाइबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, एचयूएफ में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट सभी पार्टनर के पास है, पर एचयूएफ में सिर्फ कर्ता के पास है। अगर पार्टनर्स की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है, पर अगर किसी भी को पार्टनर की डेथ होती है तो एचयूएफ चलते रहता है। कर्ता की डेथ होगी तो भी एचयूएफ चलते रहेगा, जो सबसे सीनियर को पार्टनर रहेगा वो कर्ता बन जाएगा। एचयूएफ पढ़े हो ना उसी में, पक्का। चलो फिर पार्टनरशिप क्वाइट। एक और डिफरेंस बिटवीन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वाइट पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, ये भी एक डिफरेंस बिटवीन, आप देखना इसको, मैंने आपको होमवर्क दिया, घर पे एक बार रीड करना इसको। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। एक बात बताओ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैंने और करण ने मिलकर एक कार खरीदी, 10 लाख रुपए की कार, 5 लाख मैंने दिए, 5 लाख करण ने दिए। क्या हम पार्टनर्स हैं? हम को ओनर्स हैं। हमने मिलकर एक घर खरीदा, उस घर को हमने रेंट पे चढ़ाया, रेंट का जो पैसा आया वो हम डिवाइड कर रहे हैं, अब हम पार्टनर्स हो गए ना, तो को ओनर्स। हमारा बिजनेस यही है, जगह जगह हम घर खरीद के उसको पीजी बनाते हैं एंड पीजी से जो पैसा आता है शेयर करते हैं। इस सिचुएशन में हम पार्टनर्स हो जाएंगे, राइट। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए 2 or more पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, पक्का। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट खत्म होता है। बस यूं ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मतलब मैं टाइम वाइज बताऊं तो हमारे सिलेबस को पढ़ने में जितनी देरी लगती है उसमें से 80% लग चुका है, यानी सिर्फ 20% सिलेबस बाकी है हमारा, राइट। और अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो कब पढ़ोगे? थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा से कैसे होगा, थोड़ा गियर अप करना पड़ेगा। चलो, यूनिट 2 रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स क्वाइट। 3 यूनिट से आपके पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट ये यूनिट है तीनों में। यूनिट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आउट ऑफ 3, राइट। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन इस यूनिट से आना ही आना है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन इस यूनिट से आना ही आना है। ये बात करता है सबसे पहले राइट्स ऑफ पार्टनर की, कि पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं फर्म में। फिर बात करता है कि पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती है फर्म में। सो मेजरली ये 2 बात करता है। उसके बाद एक मेजर टॉपिक आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, जिसमें आप ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th बचपन ही तो था। कॉमर्स वालों का बचपन मतलब क्लास 11th। अच्छा, तुम महाराष्ट्र बोर्ड वाले हो ना। चलो, मैंने बोला था 11th, तुमको ही बोलना था 12th में था। चलो सुनो, रिलेशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले सब पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं। बहुत इजी राइट्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हर पार्टनर का राइट है, हर पार्टनर का राइट है टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, कि वो बिजनेस में पार्ट लेगा। हर पार्टनर का राइट है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि ये बिजनेस में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। सर किसी को खुद से पार्ट नहीं लेना बिजनेस में तो चलेगा, पर हर पार्टनर का राइट है, इफ ही वांट्स ही कैन टेक पार्ट इन द बिजनेस, राइट। हर पार्टनर बिजनेस करेगा। सो यहां पे जो हमारे ये 4 पार्टनर थे KVRM, चारों का राइट है कि ये बिजनेस में पार्ट लेंगे। अगर विकास चाहे तो अपने मर्जी से बोल सकता है कि मेरे को बिजनेस नहीं करना, तुम लोग संभालो, राइट। ये सिर्फ पैसे लगाएगा और प्रॉफिट लेके जाएगा। कैसा पार्टनर हुआ ये?
स्लीपिंग पार्टनर। पक्का? हर पार्टनर का राइट है, चलो सब एक बार सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे, हर पार्टनर का राइट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे पूछा जाए। हर पार्टनर का राइट है कि उससे पूछ के डिसीजन लिया जाए और उसे बिजनेस में पार्ट लेने दिया जाए। एंड बिजनेस करने के बाद जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, हर पार्टनर का राइट है कि उन बुक्स को वो एक्सेस कर सकता है, उन बुक्स को वो चेक कर सकता है। उन बुक्स में आपको प्रॉफिट दिखेगा, हर पार्टनर का राइट है कि उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। राइट? ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम सीक्वेंस से चलो। डिसीजन लेने से पहले हर पार्टनर से पूछा जाए, हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस में पार्ट ले, बिजनेस में पार्ट लेने से बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, हर पार्टनर का राइट है उन अकाउंट्स को चेक करे, अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखेगा, हर पार्टनर का राइट है कि उस प्रॉफिट में शेयर मिले। पक्का? इतना क्लियर है? अच्छा, एंड हम देख चुके हैं कुछ लोग पार्टनर नहीं होते फिर भी प्रॉफिट मिलता है। हर पार्टनर का राइट है कि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिले। हर पार्टनर का राइट है कि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिले। पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? हर पार्टनर का राइट है कि उसने जो लोन दिए उस पर उसे इंटरेस्ट मिले एट द रेट 6%। ये हमेशा मिलेगा, पर कैपिटल पे सिर्फ तभी इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। राइट? पक्का? यहां तक के राइट में कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? एक बार फिर से देखें, इधर फोकस, इधर स्क्रीन पे पूरा फोकस इधर। हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस में पार्ट लेगा वो, हर पार्टनर का राइट है कि किसी भी डिसीजन से पहले उसे कंसल्ट किया जाएगा, हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स को एक्सेस करेगा, हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा, हर पार्टनर का राइट है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो, हर पार्टनर का राइट है कि उसे एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट अलाउड इन पार्टनरशिप डीड और 6%। पक्का? डीड में प्रोवाइडेड है, सर लोअर हायर कुछ नहीं दिख रहा है, डीड में प्रोवाइडेड है तो वो रेट, अदरवाइज 6%। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्विकली एक बार ये सारे राइट्स रीड कर लो, अब साथ में करते हैं। इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल द पार्टनर्स। This is however subject to contract between the partners, that is partner may provide by a contract that this right shall not be available to sub partner। So विकास ने बोल दिया in the contract itself, in the partnership deed itself कि विकास बिजनेस में पार्ट नहीं लेगा। Second, right to be consulted, it is also the right of every partner to be consulted in all the matters affecting the business of the firm। Moreover, every partner also has the right to express his opinion before any decision is taken by the other partners। राइट? हर पार्टनर का राइट है कि उसे कंसल्ट किया जाए। ऑर्डिनरी मैटर्स पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के डिसीजन से डिसीजन लिया जाएगा और फंडामेंटल मैटर पे ऑल द पार्टनर के कंसेंट से, जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फंडामेंटल है ना। हमारा पार्टनरशिप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया, 4 लोग मिलकर प्रॉफिट बांटते थे, 5 लोग मिलकर बांटेंगे। तो जब फंडामेंटल मैटर है तो उस पर क्या होगा, सारे पार्टनर का कंसेंट लिया जाएगा। पक्का? हर पार्टनर का राइट है टू एक्सेस द बुक्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एग्जामिन ऑल द रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द फर्म। मोरओवर ही कैन ऑल्सो हैव अ कॉपी ऑफ सच अकाउंट्स, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। हम चाहें तो बोल सकते हैं कि विकास को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलेगा, बाकी सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा। क्लियर है? राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे प्लीज एक बार रीड करेंगे क्विकली। आरती मैम को बोलना ना मैसेज किया।
यस बोलो। प्रॉफिट तो मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं रोक सकते। तो उससे अकाउंट्स ही मत दो, बिजनेस में पार्ट भी लेने मत दो, प्रॉफिट ही मत दो, पार्टनर क्यों बनाए हो? बोलो। हाँ, उसको हम रोक सकते हैं, उसको अकाउंट्स नहीं दिखाना। रीजन क्या, लॉ में मना कि आप चाहो तो रोक दो। हाँ, हो सकता है कुछ किया रहेगा पास्ट में, इसलिए हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। लॉ ने पावर दिया है कि हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये आगे जाके समझ में आएगा, आगे जाके हम पढ़ते हैं, क्वाइट आगे जाके हम पढ़ते हैं। बिकॉज देखो, पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में होता है ना। राइट करो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक नोवेशन था कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में नए पार्टीज को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, राइट? सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करण, विकास, राहुल और मोक्षिल के बीच में, कैन आई से KVRM इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन करण, विकास, राहुल एंड मोक्षिल। वो किधर है आज मोक्षिल? गांव गया है। चलो हाँ, नहीं पूछेंगे, बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहा ना, राइट? मेरी बात सुनो, आगे जाके हम देखेंगे कि पार्टनर्स, जैसे कंपनी के केस में शेयर्स होते हैं, पार्टनर के केस में हम क्या बोल सकते हैं? इन चारों पार्टनर का इंटरेस्ट है फर्म में। पार्टनर अपने इंटरेस्ट को बेच सकता है, राइट? कि अब से लेट्स से विकास ने बेच दिया कि अब से मेरे जगह चेतन पार्टनर है, राइट? चेतन नहीं, क्यों चेतन पार्टनर नहीं हो सकता? राइट? चलो ठीक है कि विकास ने अपना शेयर बेच दिया कि मेरे जगह पे क्वाइट चैतन्य पार्टनर है। अब समझो, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? इन चार के बीच में। कहना इसे ये नोवेशन हो गया, हमने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे नया पार्टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? पर कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ था, इन चारों के बीच में। इसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंटिन्यू करना है, चैतन्य इन टर्म्स पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो नए पार्टनर को लॉ में स्पेसिफिकली मना किया, या तो आप प्रॉपरली इसका रिटायरमेंट करो, उसका एडमिशन करो। जैसा अकाउंट्स में देखो आप, रिटायरमेंट एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, राइट? पर अगर आपको इसी पार्टनर की जगह उस पार्टनर को सब्स्टिट्यूट करना है, अब वो पार्टनर बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता। तो इसके लिए राइट दिया हुआ है उस सिचुएशन के साथ टैली करने के लिए कि आप चाहो तो भाई, अगर वो पार्टनर तो बन गया ना चैतन्य इसके जगह, लेकिन आपको उसे प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। सो प्रॉफिट का राइट हर पार्टनर का है, जिसको आप एग्रीमेंट से रोक नहीं सकते। पर बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करने का, बिजनेस मैनेज करने का राइट आप रोक सकते हो। क्लियर है? चलिए, उसके बाद राइट है टू इंडेमनिटी। हर पार्टनर ऑफ अ फर्म हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अगर उसने फर्म के लिए कुछ पैसे इनकर किए हैं, फर्म के लिए कोई एक्सपेंस इनकर किया है, उसका राइट है कि उसे वो रिकवर कर सकता है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने इनकर किए हैं, तो जितनी उसकी अथॉरिटी थी उतने पैसे वो रिकवर कर सकता है। लेट्स से हमने बोला था फर्म में कि कोई भी जो डे टू डे एक्सपेंस होगा ना, छोटा मोटा, वो मोक्षिल बियर कर लेगा, राइट? लेकिन उसकी लिमिट थी, एक दिन में तो 2000 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। मोक्षिल ने 3000 रुपए का खर्चा कर दिया, फर्म से कितना मिलेगा उसे? सिर्फ 2000। पक्का सर? पर इमरजेंसी सिचुएशन थी, अगर मोक्षिल वो 1000 रुपए, लेट से बारिश का टाइम है, वो 1000 रुपए का एक वो टैपोलिन ला के चिपकाया बाहर, अगर वो खर्चा नहीं करता तो पानी अंदर आता, फर्म का नुकसान होता। इमरजेंसी सिचुएशन थी। अब मोक्षिल ने 3000 रुपए खर्चा कर दिए, कितना रिकवर मिलेगा? 3000। इमरजेंसी सिचुएशन में जितना वो इनकर करे टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस, फर्म के प्रोटेक्शन के लिए उसने जितना पैसा खर्चा किया इमरजेंसी सिचुएशन में, उस पूरे के लिए उसको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। ऑर्डिनरी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ उसके ऑथोराइज अथॉरिटी के लिए ही इसको रिम्बर्समेंट मिलेगा। यस,
यस, वेरी गुड, क्योंकि वो फर्म का एजेंट है, नॉर्मल और स्पेशल अथॉरिटी इन द नॉर्मल कोर्स, अथॉरिटी इन द इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर है? कोई भी एग्रीमेंट इस अथॉरिटी को रोक नहीं सकता। इतने राइट समझ में आए क्या हमें? बस बाकी राइट्स बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। सर, पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। पार्टनर का राइट है, क्वाइट हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी को फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप यूज कर सकता है। राइट? फर्म की एक कार है, फर्म के पास एक कार है, ये राहुल जब मीटिंग पे जा रहा था ये उस कार को लेके जा सकता है। आप मना नहीं कर सकते कि भाई तू कार नहीं ले जा सकता। राइट? करण ने राहुल को मना किया, भाई कार को तू हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल भी पार्टनर है। राइट? राहुल है तो क्या हुआ, पार्टनर तो है। राइट? तो फर्म का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हर पार्टनर के पास राइट है कि वो यूज कर सकता है फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म। पक्का? पर ये विकास अपनी मिस वाई को घुमाने के लिए कार ले जाना चाहता है, क्या ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म। तुम्हारे पास राइट है फर्म का प्रॉपर्टी यूज करने का, पर पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, फर्म के बिजनेस के लिए। क्लियर है? राइट टू बी कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आएगा, हर पार्टनर का राइट है कि उससे पूछा जाएगा। हर पार्टनर का राइट है कि वो खुद रिटायर हो सकता है, एंड हर पार्टनर का राइट है कि उसे निकाला नहीं जा सकता। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के टाइम पे क्या बोला था? आप किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते अनलेस प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो every partner has the right to continue in the firm and cannot be expelled from it by the other partners. However, the partners may enter into the contract providing for the expulsion of a partner by majority of the partner. सर, जब भी एक्सपेल करना हो उसके लिए 3 कंडीशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, पार्टनरशिप डीड में अलाउड होना चाहिए। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर किसी के एक्सपल्शन के लिए रेडी होने चाहिए। एंड नंबर 3, इट शुड बी इन गुड फेथ। That means it should be in the benefit of the firm. Right? फर्म के बेनिफिट में होना चाहिए उस पार्टनर को निकालना। मेजॉरिटी पार्टनर मिलके उस पार्टनर को निकालना चाहते हो, एंड पार्टनरशिप डीड में निकालना अलाउड हो। चलो, राइट टू रेम्यूनरेशन लिख लिए। ये हर पार्टनर का राइट है टू रिसीव रेम्यूनरेशन इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। तो हम जो अकाउंट से पढ़ते हैं ना, पार्टनर सैलरी, वो कब मिलेगी? ओनली इफ अलाउड इन पार्टनरशिप डीड, अदरवाइज पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट हमेशा मिलेगा, सैलरी सिर्फ तब मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो। पक्का? हर पार्टनर का राइट है दैट ही कैन डिसॉल्व द फर्म। सर, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो हर पार्टनर का राइट है कि वो क्या करेगा? नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर देगा। पक्का? अगर उसके अलावा दूसरी पार्टनरशिप है तो सर उसको बाकी सबका कंसेंट लेना पड़ेगा डिसॉल्व करने के लिए। फंडामेंटल मैटर है ना फर्म को बंद करना, तो फंडामेंटल मैटर के लिए ऑल द पार्टनर्स। पर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर भी पूरे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, किसमें? पार्टनरशिप एट विल में नहीं, विल में लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि एक पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है। और अगर बाकी कोई नॉर्मल पार्टनरशिप है, मान लो फिक्स पार्टनरशिप है, तो फिर क्या होगा? फिक्स पार्टनरशिप है तो फिर आपको सारे पार्टनर्स को मिलकर ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, अकेला नहीं कर सकता। उसको नहीं करना, उसको चाहिए कि अपनी हम साथ में काम नहीं करेंगे,
वो रिटायर होगा, उससे क्या होगा? बाकी लोग कंटिन्यू करें ना, उसको नहीं चाहिए कि कंटिन्यू करें बाकी लोग, उसको लग रहा है बाकी लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, इसके लिए फर्म बंद हो जाना चाहिए। बाकी लोगों ने हो सकता है उसके साथ गलत किया, इसको तुम फर्म का प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दे रहे हो। चलो, कोई कंफ्यूजन? राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्लियर है सबको? पार्टनर की कुछ ड्यूटीज भी होती है अलोंग साइड द राइट, सिर्फ राइट्स नहीं मिलेंगे, ड्यूटीज भी मिलेंगी। सबसे पहली ड्यूटी है कि आपको गुड फेथ में काम करना है, मतलब आपको विथ फुल ऑनेस्टी काम करना है। एवरी पार्टनर शुड एक्ट इन गुड फेथ एंड ही शुड बी जस्ट एंड फेथफुल इन हिज डीलिंग विथ अदर पार्टनर्स। उसे फेथफुल रहना है, जेन्युइन रहना है व्हेन ही डील्स विथ अदर पार्टनर्स, राइट। गुड फेथ का मतलब है किसी भी पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कोई भी बातें छुपानी नहीं है, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है एट द एक्सपेंस ऑफ फर्म। 4 पार्टनर है। एक दिन ये विकास बैठा था ऑफिस में, कोई एक क्लाइंट आया, उसने 10,000 रुपए दिए, इसने बोला एक काम करो आप 9,000 रुपए दो, मैं आपको रिसीट 8,000 का देता हूं, 1,000 आपका फायदा, 1,000 मेरा फायदा। ऐसा नहीं चलेगा, हर पार्टनर का राइट है टू डील इन गुड फेथ। पक्का? हर पार्टनर का ड्यूटी है टू कैरी ऑन द फर्म्स बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर का सबसे पहला ड्यूटी क्या था? गुड फेथ में काम करो, दूसरे पार्टनर के साथ फेथफुल रहो। फिर बिजनेस कैसे करो जिससे तुम्हारा खुद का नहीं सबका फायदा हो। लेट्स से इन चारों ने मिलकर पार्टनरशिप में एक क्लासेस खोली, ये सीए डिवीजन संभालता है, ये सीएस का डिवीजन संभालता है, ये सीएमए का डिवीजन संभालता है और ये सीएफए का डिवीजन संभालता है। ठीक है, एक कोई पर्सन एडमिशन के लिए आया, उसको सीएमए करना था, वो मिला करण से, करण उसे कन्विंस करा नहीं तू सीए कर, राइट। इनका पार्टनरशिप का डिसीजन ऐसा था कि सबने अपने अपने डिवीजन संभाले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसा है कि जो सीए से प्रॉफिट आएगा वो 50% करण का, बचा हुआ 50% इन तीनों में शेयर हो जाएगा। सिमिलरली जो सीएस से प्रॉफिट आएगा 50% विकास का, बाकी 50% इन तीनों में शेयर हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली सीएमए और सीएफए का भी, राइट। कंसर्न पार्टनर का 50%, बाकी 50% बाकी तीनों में बच जाएगा, राइट। अब करण अपने प्रॉफिट के लिए कहना इसे इस पर्सन को सीए करने के लिए कन्विंस कर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे वर्क करना है, राइट। ये पर्सन इस फर्म में एडमिशन ही नहीं लेगा, वो बोलेगा ये तो खुद ही सीएमए करने से मना कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ाएंगे, राइट। सो वह कैसे वर्क करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज से। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सो क्या क्या ड्यूटीज पढ़ी हमने? आपको गुड फेथ में काम करना है और कॉमन एडवांटेज में काम करना है, जिससे पूरे फर्म का फायदा हो, पर्सनल फायदा के लिए काम नहीं करना है। एंड आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं पार्टनरशिप के। यू हैव टू कीप प्रॉपर अकाउंट्स एंड रेंडर करेक्ट एंड ट्रू अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं आपको, राइट। हर पार्टनर का ड्यूटी है टू गिव फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पता चली है, आपकी ड्यूटी है बाकी पार्टनर्स को भी बता दो, राइट। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि बाकी पार्टनर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। समझो, हर पार्टनर का राइट है कि फर्म के लिए वो लाइबल होंगे, पर हर पार्टनर की ड्यूटी की अगर तुम्हारे वजह से फ्रॉड हुआ है ना, तुम बाकियों को कंपनसेट करो। राइट्स क्या होते हैं कि ये तो करने ही पड़ेंगे, ड्यूटीज ऑप्शनल होती है ना, ये करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। जैसे आपका ड्यूटी है टू शेयर लॉस, आपका राइट है टू शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूटी है टू शेयर लॉस, कि आइडियली आपको लॉस भी शेयर करना चाहिए। ड्यूटीज आर द आइडियल सिचुएशन ना जो आपको करना चाहिए, पर जरूरी थोड़ी ना कि आप ऐसा ही करो, पर राइट वाली चीजें तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सो हर पार्टनर का ड्यूटी है कि अगर उसकी वजह से फ्रॉड हुआ है, उसने फ्रॉड किया है, तो बाकियों को कंपनसेट कर दे। लेट्स से इसने फ्रॉड किया करण ने, इससे लॉस तो पूरे फर्म का हुआ ना। अब इसकी ड्यूटी बनती है कि ये बाकी तीनों पार्टनर को कंपनसेट कर दे उस लॉस के लिए, राइट। एंड अगर फर्म को लॉस हुआ तो ड्यूटी बनती है सारे पार्टनर्स की कि वो लॉस को शेयर करे। पक्का? वह क्विकली दोनों पॉइंट रीड करेंगे।
यस। चले आगे। हर पार्टनर का ड्यूटी है कि अगर उसने कोई पर्सनल प्रॉफिट इनकर किया है उसको फर्म को ट्रांसफर कर दो। अगर आपने पर्सनल प्रॉफिट इनकर किया यूजिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यूजिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यूजिंग एनी कनेक्शन ऑफ द फर्म और यूजिंग एनी नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम यूज करके, फर्म का प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म का कनेक्शन यूज करके या फिर फर्म का ट्रांजैक्शन यूज करके आपने अगर कोई प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को आपका ड्यूटी है कि आप फर्म में ट्रांसफर कर दो। राइट, लेट्स से ये चारों पार्टनरशिप जैसा मैंने आपको बताया, सीए, सीए, सीएमए, सीएफए के क्लासेस चलाते थे। ये करण जो है ये पर्सनली 11th-12th के भी क्लासेस चलाता था। कोई स्टूडेंट सीए की इंक्वायरी करने आया, इसने उसको बोला तू 11th-12th भी कर। राइट, वो बोला नहीं 11th-12th में सेल्फ स्टडी कर लूंगा, बोलता नहीं सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, वो भी क्लासेस कर। कहना इसे फर्म के ट्रांजैक्शन में इसने पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, इसका ड्यूटी है कि इस प्रॉफिट को क्या करे, फर्म को ट्रांसफर कर दे। पक्का? फर्म की कार थी, उस कार को विकास अपने किसी पर्सनल बिजनेस के मीटिंग के लिए लेके गया। उससे जो प्रॉफिट हुआ फर्म का प्रॉपर्टी यूज करके हुआ। राइट, वो प्रॉफिट विकास की ड्यूटी बनती है कि फर्म को ट्रांसफर कर दे। पक्का? सो this duty is based on the principle of good faith, which requires that partner shall not make personal profit at the expense of the firm. If a partner makes personal profit in any of the following ways, he must give account of those profit and pay back the same to the firm. Personal profit from any of the transaction of the firm, property of the firm, business connection of the firm, and using the name of the firm. However, above duty is subject to a contract between the partners. कि एक कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है कि हमने बाई कॉन्ट्रैक्ट करण को अलाउ कर दिया कि ठीक है, जो भी इंक्वायरी के लिए अगर उनको 11th-12th भी चाहिए तो तुम अपनी पर्सनल क्लासेस में 11th-12th उन्हें पढ़ा देना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? एक बार आप ये दोनों एग्जाम्पल रीड करेंगे। Quiet. Done. इन दोनों एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है क्या? देखो, ABCD established partnership business for refining sugar. A himself was a wholesale grocer
was interested with the work of selection and purchase of sugar. As a wholesale grocer, A was well aware of the variation in the sugar market and had the suitable sense of propriety as regards purchase of the sugar. He had already in the stock sugar purchased at a low price which he sold to the firm. So उसका खुद का शुगर पड़ा था जो उसने फर्म को बेच दिया. When it was in need of some, without informing the partner that the sugar sold had belonged to him. याद करो सारे के सारे पार्टनर्स फर्म के एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल है. अब एजेंसी के राइट्स एंड ड्यूटीज याद करो. हमने क्या बोला था, एजेंट का ड्यूटी है कि उसे अगर पर्सनल अकाउंट पे डील कर रहा है, ओन अकाउंट पे डील कर रहा है, तो उसे फर्म को इन्फॉर्म करना है. राइट उसे मतलब प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है. तो यहाँ पे पार्टनर जब अपने अकाउंट पे डील कर रहा है उसे फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. अगर वो फर्म को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजैक्शंस को फर्म कैंसिल कर सकते हैं. इन ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे फर्म रिकवर कर सकते हैं. याद आया? चलिए. सो इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज बाउंड टू अकाउंट टू द फर्म फॉर द प्रॉफिट सो मेड बाय हिम. यानी कि जो भी प्रॉफिट ए ने अर्न किया, लेट्स से ए ने 40 रुपीज में शुगर खरीदा होगा, इसने फर्म में ट्रांसफर किया 60 रुपीज में, 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ ए को, ये पूरा 20 रुपीज प्रॉफिट ए को वापस फर्म को देना पड़ेगा. यानी ये प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, फर्म से वो 40 रुपीज ही ले सकता है. This rule is however subject to the contract between the partners where a partner carries on a competing business, he must account for and pay to the firm for all the profit made by him in that business. अगर आप बाई कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है आपको पर्सनल प्रॉफिट करना तो ठीक है, अदरवाइज इस पूरे प्रॉफिट को आप क्या करोगे, फर्म में ट्रांसफर करोगे. क्लियर है? एक और एग्जांपल, ABCD started a business in partnership for importing salt from foreign ports and selling it at Chittagong. Chittagong क्या है? एक जगह का नाम है. A struck certain transaction in salt on his own account, which were found to be of the same nature as the business carried on by the partnership. A ने कुछ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए फॉर सेलिंग द सॉल्ट. देखो इन्होंने पार्टनरशिप में मिलकर क्या डिसाइड किया, ये सॉल्ट बेचेंगे. क्वाइट, ये पार्टनरशिप में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि सॉल्ट बेचेंगे. ए ने पर्सनली भी कुछ सॉल्ट बेचने का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया. थैंक यू. राइट. सो यहां पे क्या माना जाएगा, ए को इन ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा. पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो. ड्यूटी टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म. हर फर्म का ड्यूटी है, हर पार्टनर का ड्यूटी है. देखो राइट था कि आप फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. राइट था कि आप फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. ड्यूटी है कि फर्म का प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फर्म के पर्पस के लिए यूज करना है. क्लियर है? इसके बाद ब्रेक ही तो है, तो नहीं ब्रेक पूरा मिलेगा, डोंट वरी. हाँ एक्स्ट्रा मिलेगा. हाँ. उसके बाद किसका लेक्चर है? हर्ष सर का. चलो. क्वाइट. एंड लास्ट ड्यूटी हर पार्टनर का है टू एक्ट विद इन अथॉरिटी. इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर दैट ही शुड एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी. राइट. पार्टनर की कुछ अथॉरिटीज होती है, उसको विद इन अथॉरिटी काम करना है. यह हर पार्टनर का ड्यूटी है. राइट. ये सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ये डिसाइड होंगे पार्टनरशिप डीड से. पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप क्या करोगे, तो आप जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज हमने अभी ऊपर पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े हैं उनको फॉलो करोगे. Right, the mutual rights and duties of a partner of a firm may be determined by the contract between the parties, and such contract may be express or may be implied by the course of dealing. Such contract may be varied by consent of all the partner, and such consent may be express or may be implied in the course of dealing. So sir, partnership contract में rights and duties आप खुद से डिसाइड करो. नहीं डिसाइड करोगे तो पार्टनरशिप एक्ट वाले फॉलो कर लेना. राइट. और इन ड्यूटीज को आप चेंज भी कर सकते हो, इन राइट्स को आप चेंज भी कर सकते हो. पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट आप चेंज कर रहे हो, राइट्स एंड ड्यूटीज आपने पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की ना,
ओरल होगा कॉन्ट्रैक्ट तो भी ठीक है, रिटर्न होगा तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। अब उसे आप चेंज कर रहे हो, कहना इसे आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर रहे हो, तो ये मटेरियल बात है या इमटेरियल है? इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है ना, कि जो टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर के साथ जो कंडीशन आया, जो टर्म्स आया, उसको आप चेंज कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात के लिए सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए, राइट? छोटी मोटी बातों के लिए मेजॉरिटी पार्टनर। क्लियर है इतनी बात? पक्का? हमने हमारे फर्म में कुछ चेंजेस किए। लेट्स से हमारे फर्म में एडमिशन हुआ, हमारे फर्म में रिटायरमेंट हुआ, यानी हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हमने फर्म में नए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं किए, तो पुराने वाले कंटिन्यू हो जाएंगे हमारे ये। और बाकी पॉइंट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हमारा फिक्स पार्टनरशिप था, टाइम खत्म होने के बाद हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। कैसा पार्टनरशिप बन जाएगा? 10 साल के लिए पार्टनरशिप था, मैं 11th ईयर कंटिन्यू कर रहा हूं पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप एट विल, राइट? तो पार्टनरशिप एट विल जब बना तो मुझे फ्रेश टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने चाहिए थे, राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करने चाहिए थे। अगर मैंने डिसाइड नहीं किए हैं तो जो मेरे पुराने वाले राइट्स एंड ड्यूटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वही कंटिन्यू हो जाएंगे। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिमिलरली मेरा लेट्स से स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप था, मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं आफ्टर द फिनिशिंग द बिजनेस इनटू जनरल पार्टनरशिप। तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स एंड ड्यूटीज जो पुराने वाले थे, वो अगर मैंने अलग से डिसाइड नहीं किए तो वही कंटिन्यू हो जाएंगे, राइट? सो वेन एवर देयर इज चेंज इन द पार्टनरशिप और चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म, तो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स एंड ड्यूटीज वुड बी कैरिड फॉरवर्ड। पक्का? ये बात क्लियर है? श्योर? सो सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है? पक्का? हाँ बोलो। अच्छा ये रह गया ना हमारा, इंडेमनिफाई से तो शेयर लॉस आ गए थे। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो डिलीजेंटली यानी केयरफुली बिजनेस पे ध्यान दे। एक पार्टनर को जितना ध्यान देना चाहिए, अगर वो आपका खुद का पर्सनल काम होता, अगर आपका पर्सनल बिजनेस तो आप कितना ध्यान देते, उतना ही ध्यान आपको पार्टनरशिप के बिजनेस का भी देना है, केयरफुली काम करना है। अगर आप केयरफुल नहीं थे और कोई लॉस हो गया तो उसको आपको पर्सनली बियर करना पड़ेगा। तो अगर आपने जानबूझ के, आप केयरफुल नहीं रहे, आपने जानबूझ के विलफुल नेग्लेक्ट से कोई लॉस कर दिया, तो ही इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फर्म। बाकी पार्टनर्स उसको बेयर नहीं करेंगे, आपको पर्सनली बेयर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म का प्रॉपर्टी माना जाता है कि पार्टनर्स का जॉइंट प्रॉपर्टी है, पार्टनर्स का जॉइंट प्रॉपर्टी है। ऑल द प्रॉपर्टीज एसेट्स ऑफ द फर्म आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर। सर 4 बिल्डिंग है फर्म के पास, 4 पार्टनर है, चारों की एक एक बिल्डिंग मान ले क्या? नहीं, चारों बिल्डिंग चारों लोगों की है, राइट? को ओनर्स हैं चारों, तो पार्टनरशिप के एसेट्स पे किसकी ओनरशिप होती है? सारे पार्टनर्स की जॉइंट ओनरशिप। पक्का? नाउ सर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती क्या क्या है वो समझने की बात है। सर जब आपने पार्टनरशिप फर्म खोला होगा तो जो भी प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट जो आप अपने साथ एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आए होंगे। सर हम तो कॉन्ट्रीब्यूशन में सिर्फ कैश लेके आए, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल ना, पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, हम तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने साथ कैश लेके आए। अरे कैश भी तो एसेट है, कैश भी तो प्रॉपर्टी है, राइट? जब आपने बिजनेस चालू किया उसके बाद कोई प्रॉपर्टी, राइट या इंटरेस्ट आपने परचेज किया हो फॉर द फर्म, उसे भी फर्म की प्रॉपर्टी मानेंगे। सर तुम कैश लेके आए, कैश से तुमने फिक्स्ड एसेट खरीदे, सर कैश भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है फर्म का, और जो फिक्स्ड एसेट तुमने खरीदे वो भी तुम्हारा फर्म का प्रॉपर्टी है। अगर तुमने खरीदे नहीं पर किसी और वे से अक्वायर किए, उसको भी फर्म का प्रॉपर्टी माना जाएगा। सर अक्वायर कैसे करेंगे? एक पार्टनरशिप फर्म ने दूसरे पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया, उसके सारे एसेट्स आ गए, हमने एसेट्स तो अलग से नहीं खरीदे, हमने किसी को गुड्स दिए, उन गुड्स के बदला उसने पैसे नहीं दिए, उसने हमें कुछ एसेट्स दे दिए, ये एसेट्स भी क्या बन जाएंगे? हमारे पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी, राइट? सो आपने जो कंट्रीब्यूट किया वो फर्म की प्रॉपर्टी है,
फर्म में कंट्रीब्यूट करने के बाद आपने जो खरीदा वो फर्म की प्रॉपर्टी है, एंड जो आपने किसी और वे से एक्वायर किया वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, राइट। गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी है अगर आपने गुडविल एक्वायर किया हो तो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑलरेडी आपने अकाउंट से पढ़ा होगा। इसमें फाउंडेशन का पार्टनरशिप पढ़ लिए क्या? चालू है, ओके। वो लॉ में भी पार्टनरशिप, अकाउंट से भी पार्टनरशिप। अभी शाम को पार्टनरशिप पढ़ने वाले हो? बहुत बढ़िया, देखो पूरा दिन पार्टनरशिप। सुनो, तो फिर तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं ना, ऐसा। अच्छा, बीच में डिवेंचर भी पढ़ोगे? तो देखो, अकाउंट से वैसे तुम्हें 11th-12th का याद होगा अगर पढ़ा हुआ कि गुडविल, अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, पर अक्वायर्ड गुडविल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, राइट। तो जो अक्वायर्ड गुडविल है, जस्ट लाइक अदर एसेट्स, वो फर्म की प्रॉपर्टी है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो वो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। पक्का? चलो, so when a partnership firm is dissolved, every partner has the right, in the absence of any agreement, to have goodwill of the business sold for the benefit of all the partners. जब भी बिजनेस डिसॉल्व होता है, हम फर्म के गुडविल को बेच सकते हैं। एंड अगर हमने गुडविल बेचा तो जो पैसे आएंगे बेच के वो हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएंगे। अगर हमने किसी का गुडविल खरीदा, वो भी हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएंगे। पक्का? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सो subject to the contract between the partners, the property of firms shall be held and used by the partners exclusively for the business of the partnership firm, right? फर्म का प्रॉपर्टी यूज करने का राइट है हर पार्टनर का, एंड ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। पक्का? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? श्योर? चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एक मिनट सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर प्लीज पार्टनरशिप के अभी तक की बातें रीड करके आना। नेक्स्ट लेक्चर हम पार्टनरशिप के एकदम एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएंगे।